फागुन का महीना सुहाना, ओ भोले बाबा तुम सत्संग में आना। रिद्धि को लाना, सिद्धि को लाना, गणपति को संग लेते आना। ब्रह्मा को लाना, विष्णु को लाना, लक्ष्मी जी को संग लेते आना। नंदी को लाना, संगी को लाना, गौरी जी को संग लेते आना। माँ जी, क्या हुआ बहू? अब मन नहीं लग रहा है आरती करने में? माँ जी, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे बालों को छोड़ देना। भगवान के मंदिर में खड़ी है इसलिए कुछ अपशब्द नहीं बोल रही हूँ, लेकिन शराफत से कह रही हूँ, बहुत देर हो गई है तुझे अपना ये राग गाते हुए। अब ये सब खत्म कर और मेरी बात को सुन। जल्दी से यहाँ से आ जा और रसोई में पहुँच जा। इंदिरा जी आ रही हैं, उनके लिए नाश्ता बना देना। ठीक है माँ, मैं उठ रही हूँ। लेकिन माँ जी, आप बस मेरी एक बात सुन लीजिए। मेरा बड़ा मन करता है केदारनाथ जाने का। यूँ समझो कि मेरा शरीर यहाँ है, लेकिन दिल में केदारनाथ में ही छोड़कर आ गई हूँ, और वो भी बहुत पहले। माँ जी, बस एक बार अगर आप मुझे केदारनाथ जाने दे तो। क्या कहा तूने? केदारनाथ जाना है तुझको? क्या बोली तू? मैं तुझे केदारनाथ जाने दूं? अरे तूने सोचा भी कैसे कि मैं तुझे वहाँ जाने दूंगी? चुपचाप रसोई में जा और इंदिरा जी के आने के लिए नाश्ता पानी का इंतजाम कर। और अब तो तूने ये बात अपनी जुबान से निकाल दी है, आइंदा मैं कभी ये सुन भी ना लूं कि तुझे केदारनाथ जाना है। चल अब काम पर लग जा। शांति मीनाक्षी को डांटे रही होती है कि तभी मीनाक्षी की ननद मीना वहाँ आती है और कहती है, माँ इंदिरा जी आ गई है, आपको ही पूछ रही है। तो उन्हें बैठा, मैं आ रही हूँ। मीना शांति की बात सुनकर वहाँ से चली गई और मीनाक्षी भी शांति के बताए हुए कामों में लग गई। शांति एक अमीर और पॉलिटिशियन में उतरी हुई औरत थी। उसकी बोलचाल बड़े बड़े पॉलिटिशियन और ऊंचे ऊंचे लोगों से थी। शांति की ही बहू थी मीनाक्षी, जो उसे फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। मीनाक्षी एक सुलझी हुई लड़की थी जिसको पूजा पाठ करना काफी ज्यादा पसंद था, लेकिन मीनाक्षी की इस आदत से उसके सास सख्त नफरत करते थे। मीनाक्षी पूजा पाठ के बाद खाना बनाती है और हॉल में खाना लेकर आती है। नमस्ते इंदिरा जी, आप कैसी हैं? ये लीजिए, चाय ले लीजिए। ये खुशबू मुझे तो बड़ा सुकून देती है। मेरा तुम हमेशा गुलाब की तरह ही महकती रहती हो। हाँ, वो मैं अभी पूजा करके आ रही हूँ ना शिवलिंग की, तो इसकी वजह से मेरे कपड़ों से ऐसी खुशबू आ रही है। क्या बात है? वैसे शांति जी, एक बात बोलूं, आपकी बहू ने घर को मंदिर बनाया हुआ है। मुझे आपके यहाँ आना इसीलिए ही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इस घर में एक अजीब सा सुकून है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं केदारनाथ के मंदिर में बैठी हुई हूँ। जो सुकून, खुशबू और समा उस जगह का है ना, वैसा ही यहाँ महसूस होता है। इसके बाद शांति, इस मंदिर और केदारनाथ से तो मैं परेशान हो गई हूँ। हाँ जी, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आप कुछ काम की बात भी कर लेते हैं। इंदिरा जी, आपने और आपके परिवार ने शुरुआत से हमारी ही पार्टी का साथ दिया है। आपका परिवार नोट है और हम उस नोट का मोल। तो इस बार के इलेक्शन में आपका कितना इन्वेस्टमेंट करने का इरादा है? हाँ, सवाल अच्छा किया है आपने। ऐसे ही इंदिरा जी और शांति पॉलिटिक्स की बातें करने लगी तो मीनाक्षी वहाँ से हट गई और खाना बनाने लगी। कुछ ही देर के बाद मीनाक्षी का पति रवि घर आया। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तुम सुन रही हो ना? तुम मेरी बात को सुन भी रही हो? हाँ, क्या बात है? मैं कितनी देर से तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम हो न जाने किसी सोच में गुम हो। क्या बात है, तुम इस तरह से ऐसे खोई खोई क्यों रहती हो? नहीं, तो कोई भी बात नहीं है, या शायद है। अभी इंदिरा जी केदारनाथ। ओहो, फिर केदारनाथ? मैं कितनी बार ये समझाऊं कि हम लोग केदारनाथ नहीं जा सकते। माँ हमें केदारनाथ तो क्या, पास के किसी मंदिर में भी साथ में नहीं जाने देगी। अब कुछ समझ में आया तुम्हें? ठीक है, मैं समझ गई, और आइंदा अब कभी भी अपनी जुबान पर केदारनाथ का नाम नहीं लाऊंगी। माफ कीजिएगा अगर मैंने आपसे कुछ गलत बोल दिया हो तो। मीनाक्षी बस ये सब बोलकर चुप हो गई, लेकिन देखने की बात ये थी कि केदारनाथ क्यों जाना चाहती थी, क्या वजह थी, और क्या उसकी सास कभी उसे केदारनाथ जाने देगी। माँ, बाबा, नैना और राघव जी आ जाइए, खाना खा लीजिए। क्या बनाया है बहू? बाबा, मैंने बनाई है रोटी के साथ में मिक्स वाली सब्जी और बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी। कभी कभी केदारनाथ में प्रसाद के रूप में मिलती है, वैसे ही बनाई है मैंने।
मीनाक्षी की बात सुनकर मीनाक्षी की ननद मीना बोलती है, केदारनाथ का स्वाद तो केदारनाथ में ही, किसी और के हाथों से तो स्वाद ही नहीं आएगा। और आप यहाँ केदारनाथ ला भी नहीं सकती हो, ये बात सच है भाभी। तो अब उसके ख्यालों से ना निकल जाओ, इससे पहले कि ये केदारनाथ के ख्याल आपको इस घर से निकलवा दे। मीना की बात सुनकर रवि, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? मीनाक्षी आओ, तुम खाना खा लो, बैठ जाओ। जी। अरे ये क्या, मेरी कुर्सी तो खराब हो रही है, अगर मैं इसके ऊपर बैठी तो ये टूट जाएगी। कुर्सी खराब हो रही है, ये लो कोई बात नहीं है, तुम मेरी कुर्सी के ऊपर बैठ जाओ, मैं यहीं सोफे पर खा लूंगा। नहीं नहीं, रहने दो। रवि की बात सुनकर शांति भड़क उठती है और कहती है, बस कोई भी इसके लिए अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ेगा। डरती नहीं हूँ मैं किसी से भी, बस मैंने कह दिया कि कोई भी कुर्सी को नहीं छोड़ेगा तो नहीं छोड़ेगा। और आप देख तो ले कि कुर्सी छोड़ किसके लिए रहे हैं, इस महारानी के लिए। ये होती कौन है हमसे हमारी कुर्सी को खाली करवाने वाली? ये सब सुनकर रवि, माँ बस कीजिए ना, आपको भी ना बस बेवजह बहस करने के बहाने चाहिए। हाँ चाहिए बहाने, कुछ भी समझो। ये बेकारन, इसकी औकात क्या है कि मेरे घर का बड़ा वारिस इसके लिए कुर्सी छोड़ेगा? खा लेगी कहीं भी बैठकर, वैसे भी सारा दिन तो ये घर के मंदिर में ही रहती है। चल जा यहाँ से और खा ले मंदिर में ही खाना बैठकर। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी, मैं जा रही हूँ। मीनाक्षी की बात सुनकर शांति खुश हो गई, लेकिन मीनाक्षी की आंखों में आंसू थे। चाहकर भी उसके पति और उसके ससुर कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि घर की शांति के लिए उनका चुप रहना ही उनको अच्छा लगा। फिर मीनाक्षी मंदिर में आकर खिचड़ी खाने लगती है। भगवान जी के पास बैठकर कुछ खाना तो सबसे ज्यादा बड़ा सौभाग्य है। कोई बात नहीं, अगर मुझे मेरे घर से निकाला गया तो मैं भगवान जी की गोद में आ गई हूँ। मीनाक्षी ने ऐसे ही अपने दिल को समझा लिया था। मीनाक्षी घर की बड़ी बहू होते हुए भी उसकी सास और ननद की नज़र में उसकी जरा भी इज्जत नहीं थी। ऐसे ही उसको जलील किया जाता था और वो सभी के टॉर्चर को चुपचाप सह लेती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन मीनाक्षी के घर के आगे कुछ गाड़ियों की आवाज आती है। ये मुझे ही लगा या कोई घर में आ रहा है, इतनी सारी गाड़ियों की आवाज क्यों आई? माँ, आज कोई पॉलिटिशियन घर आ रही है क्या? नहीं, आज तो किसी के आने की खबर नहीं थी, फिर ये इतनी गाड़ियां आने की आवाज कहाँ से आई? मैं देखती हूँ। अरे करमचली, क्या यहाँ मंदिर में फेविकोल लगाकर चिपक ही गई है जो तुझसे हिलना भी मयस्सर नहीं है? चल उठकर देख कि कौन आया है। शांति की बात सुनकर मीनाक्षी भी जल्दी से उठी और जैसे ही तीनों मिलकर घर के दरवाजे पे गई तो बाहर का मंजर देखकर शांति हैरान हो गई। बाहर 4 बड़ी बड़ी गाड़ियां थी और जिसके बाहर उसके 4 और बेटे गले में वरमाला डाले अपने अपने पत्नियों के साथ खड़े थे। हे भगवान। माँ नमस्ते, कैसी हो आप? क्या मतलब मैं कैसी हूँ? ये सब क्या है पहले ये बताओ। तुम चारों तो यहाँ से पढ़ाई के लिए गए हुए थे ना, तो ये सब क्या है? माँ ये आपकी बहुएं हैं, हमारी पत्नियाँ। हम घर तो आए लेकिन अपनी पत्नियाँ साथ लेकर आए। अरे ऐसे कैसे तुमने शादी कर ली? मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। तुम कितने बड़े परिवार से हो इस बात का तो तुम लोग जानते ही हो ना। ये लड़कियाँ कौन है, क्या काम करती हैं, कहाँ से हैं, कुछ पता है इनके बारे में? शांति की बात सुनकर उसकी नई बहू, नमस्ते माँ जी, अपनी बायोग्राफी मैं खुद ही आपको बता देती हूँ। हम चारों बहनें हैं इस देश के सबसे बड़े पॉलिटिशियन के घर की बेटियाँ। हम सभी हैं जयेश जी की बेटियाँ। मैं और वंदना जयेश जी का ही खून है और आरती और मोना जयेश जी के छोटे भाई जतिन जी का खून है। आपका परिवार भी तो पॉलिटिक्स में ही है, तो आपने नाम तो सुना ही होगा। ये सब सुनकर शांति हैरान हो जाती है और जयेश जी की बेटियाँ, असली जयेश जी की बेटी और जतिन जी की भी। शांति को जैसे ही उन लड़कियों के बैकग्राउंड के बारे में पता चला तो वो बौखला गई और कुछ देर के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। फिर कुछ देर के बाद शांति बोलती, अरे भाई, मेरे घर में तो स्वयं लक्ष्मियों ने दर्शन दे दिए हैं। मुझे तो मेरे कानों पर और आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं इतने बड़े घराने की औरत की समधन बन गई हूँ। अरे बच्चियों, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? मैं अभी तुम्हारा गृह प्रवेश कराती हूँ। फिर शांति मीनाक्षी को आरती की थाल सजा कर लाने के लिए कहती है। शांति की बात सुनकर मीनाक्षी आरती की थाल सजा कर लाती है और साथ ही चावल का कलश लेकर आती है और उनका गृह प्रवेश करवा देती है। फिर आरती करने के लिए आगे जाती है तो शांति उसे रोकते हुए कहती है, रुक, तू कहाँ आगे को भागे जा रही है? तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मेरी बहुओं की आरती करवाए, समझ आया? ला मेरी बेटी को दे ना, चल अपनी भाभीयों की आरती करके इनका गृह प्रवेश करवा। सासू माँ, ये कौन है जो हमारी थाली बना कर लाई है? ये यहाँ है ना। वैसे तो इस घर की बड़ी बहू है, मेरे सबसे बड़े बेटे की पत्नी, लेकिन इसकी यहाँ औकात घर में यहाँ नौकरों से भी छोटी है।
समझ आया? ये लड़की मेरे बेटे के काबिल नहीं थी, ना ही लायक थी। बस समय की मजबूरी थी, ऐसी आकर पड़ी कि इसको मेरे बेटे के साथ मुझे जोड़ना पड़ गया और ये हमारे घर में रहती है। ओह अच्छा, लेकिन तुम इसके ऊपर को ध्यान नहीं दो। अरे फिर शांति मीनाक्षी को डांटते हुए कहती, अरे क्या अपना ये गरीब सा खड़ी हो गई है यहाँ पर, दिखाई नहीं देता है क्या? मेरी बहुओं का गृह प्रवेश हो रहा है। जा दफा हो जा यहाँ से और इनके खाने का बंदोबस्त कर। मीनाक्षी बस चुपचाप रही और अपने सास का ऑर्डर मानकर किचन में आकर खाना बनाने लगी। उस वक्त ना तो उसका पति रवि घर में था और ना ही उसका ससुर जो उसकी पक्ष ले सके। फिर वो अपनी अमीर देवरानियों के लिए खाना बनाने लगी। क्या गरीब होना इतना ही ज्यादा बुरा है? क्या हम गरीबों की कहीं कोई इज्जत होती ही नहीं है? यह गरीबी ऐसा पाप है, ऐसी बदनामी है जिसके चलते कभी उस इंसान को इंसान की नजर से देखा ही नहीं जाता। तभी पीछे से मीना, हो गया आपका डायलॉग पूरा? अगर हो गया हो तो जल्दी से खाना बना दो। क्या है ना, हमारी अमीर घर से आई हुई शहजादी जैसी भाभियों को किसी का भी इंतजार करना अच्छा नहीं लगता है, तो खाना जरा जल्दी बनाओ, समझ आया? मीना की बात सुनकर मीनाक्षी ने जल्दी जल्दी से खाना बनाया और फिर खाना लेकर उनके पास जा रही थी कि तभी उसकी सास शांति ने उससे प्लेट छीन ली। खाना बना दिया था तो आवाज लगा देती। मेरी बहुएं तेरी जैसी भिखारिन के हाथों से खाना खाना पसंद नहीं करेंगे। ला मुझे दे, मैं ही उनके पास ये खाना लेकर जाऊंगी। शांति ये सब बोलकर खाना लेकर अपनी नई बहुओं के पास चली गई। चारों बहुएं ये सब देख रही थी। मीनाक्षी के साथ अपनी नंद और सास का रवैया देखकर वो हैरान थी, लेकिन वो चुप रही। अगले दिन पूजा पाठ करके मीनाक्षी रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाने आती है तो पीछे पीछे उसकी देवरानियां भी रसोई में आ जाती हैं। और अरे तुम सभी, तुम्हें रसोई में आने की क्या जरूरत थी? मुझे बोल देती ना, जो भी खाना था मैं बना दूंगी। अरे अरे इतना क्यों घबरा रही है? घबराइए नहीं, आपके गाल भी लाल हो गई है और हम आपकी देवरानियां ही, जेठानियां नहीं है जो ऐसे घबरा रही हो। हम अपना नाश्ता बनाने को आए हैं भाभी। आप अकेले किस किस का नाश्ता बनाएंगी? तुम मुझे भाभी बुला रही हो? तो आप हमारी भाभी ही तो है, सबसे बड़े भैया की पत्नी, इस घर की छोटी बांस। भाभी आप सभी क्या रसोई? क्या है? एक काम आपसे ढंग से नहीं होता है? क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया मुझे बताओ। लो कर लो बात। तभी मीना पूछती है, क्या हो गया है भाभी? क्या कर दिया हमारी इन बेवकूफ भाभी ने? बोलिए। हमने इन्हें बोला कि हमारा ब्रेकफास्ट बना दो, लेकिन चाय में चीनी ना के बराबर डालना, और इन्होंने डाली है चम्मच भर कर चीनी। अब बताओ, ये सारी डाइट सारी बॉडी की फिटनेस ही खराब कर देंगी, है ना? इस तरह से हमें खिला पिला कर। ये ऐसी ही है, इनके अंदर अकल नहीं है नाम को भी। आप गुस्सा नहीं करो, मैं किसी सर्वेंट को बोलकर आपके लिए नाश्ता बनवाती हूँ। और हाँ, आप जहाँ है ना, अपने दिमाग को वहाँ रखा कीजिए, समझ आ गया ना आपको? ये जगह केदारनाथ नहीं है, तो यहाँ उसके ख्यालों में रहना भी पाप है। पाप समझी कुछ आप? बेवकूफ औरत। चलो भाभी आप सभी यहाँ से बाहर चलो, इनसे बात करके तो अपने ही मूड को खराब करना है। मीना ऐसा बोलकर अपनी अमीर भाभियों को वहाँ से ले गई, लेकिन मीनाक्षी बेचारी गुमसुम से खड़ी रह गई। मेरी क्या गलती थी? पहले मुझसे ही खुद ही आकर बोली और फिर मुझे ही सभी की नजरों में गलत बना दिया। आखिर क्यों? एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि मुझे अपना समझने वाली कुछ मेरी देवरानियां इस घर में आई हैं, लेकिन अब तो लग रहा है कि मेरी और भी ज्यादा जिंदगी बर्बाद होने वाली है। मीनाक्षी ये सब बोलकर अपनी देवरानियों के लिए नाश्ता बनाकर ले गई। मीनाक्षी बेचारी अपनी देवरानियों के ऐसे बर्ताव से परेशान सी हो गई थी, वो अपने काम में लग गई। मैं तो थक गई। अब तेरी और भी ज्यादा शामत आएगी, क्योंकि अब तो घर में तेरी देवरानियां भी आ गई हैं। अब ये तुझे एक पल सुकून नहीं नसीब होने देंगी। मीनाक्षी अपने आप से बातें कर ही रही होती है कि तभी उसकी चारों देवरानियां वहाँ आती है और मीनाक्षी उन्हें देखकर कहती है, अरे तुम चारों? अरे भाभी, हम तो अपने ससुराल की छत देखने के लिए ऊपर आए थे। हमें क्या पता था कि आप यहाँ कपड़े सुखा रही होंगी। चलिए हम भी आपकी मदद कर दें। नहीं नहीं शुक्रिया, लेकिन मुझे मदद की जरूरत नहीं है, तुम लोग रहने दो। क्या बात है भाभी, आप कुछ परेशान लग रही हो? आप हमसे शेयर कर सकती हो, एक बार बताओ तो सही। नहीं, मैं जरा भी परेशान नहीं हूँ, तुम लोग मेरी चिंता नहीं करो। अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोगों को आपको मदद करने दो ना। हम आपकी देवरानियां हैं, कोई भूत नहीं है जो आपको हमें देखते ही डर लगने लगता है। पायल की बात सुनकर मीनाक्षी ने उन लोगों को अपनी मदद करने का मौका दे दिया, लेकिन तभी शांति ऊपर आ गई। बस पहुंच ही गई।
बुढ़ापे में तो 1-2 सीढ़ियाँ चढ़ना भी कितना भारी हो जाता है। बचपन में पूरा शहर इन्हीं टांगों से नाप दिया करते थे और अब तो बस सोचते रहो। अपनी सास को वहाँ देखकर पाई। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि मैं तुम्हारा काम करूंगी? इनफैक्ट तुम्हारी काम में मदद करूंगी। मैं ना तुम्हें क्या हो गया है? मैंने कुछ नहीं कहा तुमसे। अरे क्या हो गया? क्या हो रहा है यहाँ? माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया है माँ जी। कुछ तो किया है तूने। मेरी बहुएं ऐसे बेवजह तो तेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगी। बहुओं बताओ कि क्या बात है? माँ जी बस मैं क्या करूँ, अब आपको क्या ही बताऊं। इन्होंने मुझसे अपने साथ कपड़े सुखाने को बोला। क्या कहा? इसने तुमसे कहा कि तुम इसके साथ काम करवाओ? हाँ, लेकिन जाने दीजिए माँ जी, मैं ऐसे लोगों की बातों को ना ज्यादा ना सोचती हूँ और ना ही आगे बढ़ाती हूँ। नहीं, इसकी अकल तो ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। सुन मेरी बात को कान खोलकर। हाँ, इनको ना जरा ध्यान से सुनना। तू ना कहीं की महारानी नहीं है और ना ही ये तेरा केदारनाथ है। तो यहाँ पर अगर तूने मेरी बहुओं पर जरा भी अपनी जलाने की सोची ना तो अच्छा नहीं होगा। चलो बहुओं तुम नीचे आ जाओ, मैंने तुम्हारे नाश्ते का सामान मंगवाया है, आकर वो खा लो। शांति की बात को सुनकर मीनाक्षी का दिल टूट गया, लेकिन वो अपने आंसू किसे दिखाती। वो अपने आंसू को पी गई और सबके सब एक जैसे ही हैं, कोई किसी का अपना नहीं है। ये लोग पल में कुछ और पल में कुछ हो जाते हैं। मीनाक्षी ने ऐसे ही अपने दिल को समझा दिया और फिर वो नीचे चले गई। ऐसे ही दिन गुजर गया और फिर रात हो जाती है और रात के वक्त घर के सभी मर्द किसी जरूरी काम से घर से बाहर थे और शांति और मीना भी अपने अपने कमरे में थी। इसी बात का मौका उठाकर चारों बहुएं मीनाक्षी के कमरे में जाती है। अरे तुम चारों, तुम क्यों आई हो कमरे में? कोई काम है तो बता दो। रिलैक्स भाभी रिलैक्स, आप तो घबरा गई। हम यहाँ किसी काम से नहीं बल्कि आपसे बात करने को आए हैं। नहीं नहीं, मुझसे बात नहीं करो, कैसी भी बात नहीं करो। मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मुझसे कोई बात की जाए। भाभी घबराओ नहीं, वो जो माँ जी और नैना के सामने हमने आपसे मुंह बिगाड़ा वो हमारी असलियत नहीं थी। जो हम आपके साथ आपके सामने और अपनी सास और ननद के पीठ पीछे हैं वो असलियत है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमने माँ जी और नैना का रवैया आपके साथ देखा है कि वो आपके साथ कैसा बर्ताव करती हैं और हम अच्छे से जान गए हैं कि अगर हम आपके साथ अच्छे बनकर रहे उनके सामने तो वो और आपके साथ साथ हमसे भी बात करना बंद कर देंगी। इसलिए हम यहाँ आए हैं आपके पास। अब वो सभी अपने अपने कमरों में हैं, तो चलिए हम क्यों ना कुछ देर को बैठकर एक दूसरे की बात कर लें। इससे हमें पता चल जाएगा कि आप कैसी हैं और आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे हैं। क्या सच में? मीनाक्षी ने अपनी चारों देवरानियों को अपने कमरे में बैठा लिया और बातें करने लगी। अभी बातें कर ही रहे थे कि बातों बातों में वेदिका मीनाक्षी से पूछती है, ये तो हम समझ गए हैं मीनाक्षी भाभी कि आपका बैकग्राउंड इन लोगों के स्टेटस जितना नहीं है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि घर में सभी आपको केदारनाथ का ताना क्यों देते रहते हैं? क्या आपका कनेक्शन है केदारनाथ से? केदारनाथ का नाम सुनकर मीनाक्षी कहती है, हाय केदारनाथ, वो ना पूछो, वो तो मेरी जान है, मेरी जन्मभूमि है केदारनाथ। जन्मभूमि? लेकिन कैसे? वो बात कुछ ऐसी है कि मेरा जन्म केदारनाथ मंदिर में ही हुआ था। मेरा पूरा बचपन वहीं पर गुजरा। सब अच्छा चल रहा था कि 2013 में हमारे ऊपर एक बहुत ही बड़ी विपत्ति आ गई। केदारनाथ जैसा पवित्र स्थल जहाँ भोले बाबा की कृपा बरसती है, अचानक से लोगों के पापों के सागर से भर गया। बाढ़ ऐसी आई कि लोगों के परिवार कारोबार सब खत्म हो गए। नहीं नहीं माँ नहीं, मैं चाहे से इस पानी में डूब कर मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें और बाबा को यहाँ ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। बेटा, हमारे पास वक्त बहुत कम है और तुझे हमारी खातिर, हमारी खुशी की खातिर जीना है। तू ऐसे मना नहीं कर सकती, तुझे यहाँ जीना पड़ेगा। बेटा तू जहाँ भी रहे, मेरी भगवान से दुआ है कि तू हमेशा बस खुश रहे, हंसती हुई रहे। अलविदा मेरी बच्ची। गंगा ने ऐसा बोलकर उस तख्त को आगे खिसका दिया और मीनाक्षी अपने माँ बाप से बिछड़ गई। अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख अपने आंखों में लिए मीनाक्षी। अरे देखो, एक बच्चे यहाँ भी है, इसको भी रेस्क्यू शिप के अंदर लो। उस रोज मैंने केदारनाथ अपनी पहचान और अपने माँ बाप सभी को खो दिया था। रेस्क्यू टीम के साथ डरी सी, सहमी सी, बिन माँ बाप की मैं और न जाने कितनी लड़कियां थी। हम सभी के ऊपर फिर सरकार ने विचार किया और कहा कि इन बिन माँ बाप की बच्चियों को अगर कोई अपना ले तो बेहतर, नहीं तो इनका एक आश्रम बना देना। उस वक्त इलेक्शन थे,
सभी पॉलिटिशियन खड़े हो गए और वादे दिए कि लड़कियों को बड़े ही अच्छे से रखेंगे। मेरे लिए भी हमारे ससुर महेंद्र यादव खड़े हुए, लेकिन कभी इस घर में ना तो मुझे केदारनाथ वाला सुकून मिला, ना ही मेरे माँ बाप की कमी का कोई भर पाया। भाभी, कितनी मुश्किलें भरे दिन देखे आपने अपनी जिंदगी में। अब समझ आया कि आपको केदारनाथ के नाम का ताना क्यों दिया जाता है ना? लेकिन अफसोस कि केदारनाथ मिट्टी से होते हुए भी मुझे कभी अब वहाँ जाना नसीब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि माँ जी नहीं जाने देंगे, और माँ जी ने मुझे नापसंद भी करती है तो भी वो कभी मुझे मेरी खुशी की जगह नहीं जाने देंगी। अरे भाभी, आप तो समझो कि केदारनाथ से खुद भोले बाबा ने आपको बुलावा भेजा है। अब आपकी देवरानियां है ना, ये आपको केदारनाथ के दर्शन करवाएंगी। क्यों बहनों? क्या सच बोल रही हो तुम? मीनाक्षी अपनी देवरानियों की बात सुनकर खुश हो गई थी। वह खुशी से फूला नहीं समा रही थी। इसी तरह अगला दिन निकला और ये दिन मीनाक्षी के लिए खुशी भरा था और सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। और माँ जी, हमने आपको बताया नहीं, लेकिन हम शादी के बाद अपना टूर प्लान कर रहे हैं, मीन्स हनीमून। ठीक है, तो इसमें ऐसे सोचने वाली क्या बात है? जहाँ जाना हो जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। हाँ, तो हम लोग केदारनाथ जा रहे हैं। केदारनाथ? तुम कब से केदारनाथ जाने की शौकीन हो गई? जी, ये यूँ कहूँ जीजू, हम लोग ना काफी रिलीजियस हैं, बस लगते ही तो नहीं है। और केदारनाथ तो कितनी अच्छी जगह है, हम वहाँ जाएंगे बस। हाँ, जरूर जाओ, जहाँ जाने का मन हो जाओ। ठीक है, तो हम केदारनाथ ही जाएंगे, लेकिन बाबा हमारी ना एक शर्त है। हम मीनाक्षी भाभी को भी लेकर जाएंगे। पायल, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें मीनाक्षी को लेकर क्यों जाना है? माँ जी, वो बात ऐसी है ना, अगर हम मीनाक्षी भाभी को लेकर जाएंगे तो वो हमारे काम कर दिया करेंगी। ऐसा मेज माँ जी, मना नहीं करना प्लीज। हाँ अच्छा ठीक है, ले जाना। माँ जी ने हाँ कर दिया, मतलब कि अब मैं केदारनाथ जा रही हूँ। अरे वाह! मीनाक्षी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जैसे ही उसे पता चला वो केदारनाथ जा रही है तो ऐसे ही खुश होने लगी। बस फिर क्या था, जैसे ही अगला दिन निकला तो मीनाक्षी अपने पति, अपने देवर और देवरानी के साथ केदारनाथ के लिए निकल गई। देखो पायल, आरती, मैं जानती हूँ इस रास्ते को। ये रास्ता केदारनाथ के मंदिर की ही तरफ को जाता है, और यहीं से अगर भाई को ले लो ना तो यहाँ गन्ने के खेत हैं, हम वहाँ को निकल जाएंगे। अरे चुप करो, तुम्हें यहाँ आए हुए एक अरसा हो गया है। वैसे भी तुम यहाँ घूमने नहीं, बस घूमने वालों के काम करने को आई हो। नहीं जी, भाभी यहाँ घूमने ही आई है। वो तो बस हमारी एक चाल थी। हम माँ जी से भाभी को बोल कर आए थे, क्योंकि अगर हम माँ जी से सच बोल देते तो वो भाभी को कभी आने ही नहीं देती। क्यों, है ना? क्या मतलब? क्यों नहीं लगता है कि आप एक इतने बड़े पॉलिटिशियन होते हुए अपनी बीवी के लिए एकदम लापरवाह हैं? आप खुद सोचिए, आपको आज के दौर के हिसाब से कितनी सुलझी हुई, कितनी अच्छी लड़की मिली है जेठ जी, लेकिन आपने इनके लिए क्या किया? भाभी के कदम तो आपके घर में लक्ष्मी के कदमों की तरह ही आए होंगे ना? बोलिए, चुप क्यों है? क्या भाभी आपकी पत्नी नहीं है जो आपने इन्हें अपने घर में माँ जी से यह इज्जत दिलवाई ही नहीं? बोलिए, कोई जवाब है आपके पास? पायल ने रवि की क्लास लगा दी। रवि उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाया और उसने माफी मांगी। मुझे माफ कर दो मीरा, आज तक मैंने तुम्हें जो भी तकलीफ दी है उसके लिए। अरे आप भी ना कैसी बातें करने लगे। चलिए ये सब छोड़िए, हम केदारनाथ में हैं, चलिए किस जगह को देखते हैं, घूमते हैं। मीनाक्षी की बात सुनकर रवि मुस्कुरा दिया। फिर केदारनाथ घूमना शुरू किया और सबसे पहले वो केदारनाथ जी के मंदिर गए, जहाँ जाते ही मीनाक्षी की आंखें भर आई। मैं आ गई भोले बाबा, आप मेरे बारे में भूले तो नहीं है ना? रो लो भाभी, ये जगह आपके जज्बात से जुड़ी हुई है। आरती की बात सुनकर मीनाक्षी खूब रोई और जिसके बाद वो पूजा की और अपना पूरा दिन केदारनाथ मंदिर में ही गुजार दिया। और अगले दिन वो अपने देवरानियों के साथ वहाँ गई जहाँ वो पहले रहती थी। ये जगह तो जरा भी नहीं बदली है, आज भी वैसी ही है। अरे ये तो राकेश काका, माधुरी काकी। अरे ये कौन है? राकेश काका, मुझे पहचाना? बताइए। नहीं पहचाना होगा, बड़ी हो गई हूँ ना मैं, मीरा जो बाढ़ के दौरान अनाथ हो गई थी। मीनाक्षी की बात सुनकर राकेश और माधुरी को सब याद आ गया और वो मीनाक्षी से लिपटकर खूब रोई और मीनाक्षी की भी आंखें भर आई। आप लोग कैसे हैं? हम तो ठीक ही हैं। तू बता मेरी बच्ची, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। एक तरफ मीनाक्षी अपने पुराने रिश्तेदारों से मिल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ
वैसे जब से वो गई है घर की खुशबू खत्म नहीं हो गई है। अच्छा ही तो है, मुझे तो वैसे भी वो धार्मिक खुशबू पसंद नहीं थी, अगर मैं सच बताऊं तो। सही कहा, केदारनाथ की पागल वहाँ चली गई। दोनों माँ बेटी बात कर रही थी कि तभी वहाँ इंदिरा जी आ जाती हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। शांति जी, अरे आप इंदिरा जी? हाँ मैं। आपको पता है शांति जी, आपकी पार्टी में मेरा इन्वेस्ट करने का मकसद क्या था? मैं आपसे क्यों जुड़ी हुई थी? आपकी बहू की वजह से। मैं भी ना बहुत धार्मिक हूँ, लेकिन अब मुझे आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। मैं चलती हूँ। इंदिरा जी शांति से ये सब कहकर वहाँ से चली गई। शांति ने ये सब महेंद्र जी को बताया और महेंद्र ने ये सब रवि को बताया, और ये बात मीनाक्षी को जब पता चली तो उसने इंदिरा जी से बात की और उन्हें मनाया। इंदिरा जी, हर इंसान एक जैसा नहीं हो सकता। मेरे परिवार वाले मेरी तरह धार्मिक नहीं है, लेकिन आपको उनसे ऐसी बात खत्म नहीं करनी चाहिए। मैं भी तो उसी घर का हिस्सा हूँ ना, आप मना नहीं कीजिए। अच्छा ठीक है, बस। इस तरह मीनाक्षी ने इंदिरा जी को मना लिया और उसने अपना टेंडर वापस नहीं लिया, और जिसके बाद मीनाक्षी अपने घर आ गई और फिर उसके सास और ननद ने मीनाक्षी से माफ़ी मांगी और फिर पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा।